नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। शनिवार को 5 राज्यों के साथ उत्तराखंड के चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया। उत्तराखंड में 14 फरवरी को वोटिंग होगी और बाकी सभी राज्यों के साथ 10 मार्च को काउंटिंग होगी। उत्तराखंड चुनाव के लिए 21 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा, यानी 21 जनवरी से नामांकन शुरू हो जाएगा और 29 जनवरी तक नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होगी। 31 जनवरी तक नाम वापसी की तारीख होगी। 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और उसके बाद फिर 14 फरवरी को पूरे राज्य में एक साथ एक फेज में ही वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में दूसरे फेज की वोटिंग 14 फरवरी को होनी है और उसी के साथ उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर एक साथ चुनाव होगा। The second phase, Punjab, Uttarakhand, Goa will be over. And here the issue of notification will be 21st January. Last date of nominations, 28th January. Scrutiny of nominations, 29th January. And last date of withdrawal of candidature, 31st January. And date of poll, 14th February, that is Monday. चुनाव आयोग के ऐलान के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उनकी सरकार चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करेगी। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि मौसम और कोविड की विषम परिस्थितियों के बीच चुनाव हो रहा है और राज्य की जनता समझदार है। सीएम धामी ने कहा कि मोदी सरकार के साथ मिलकर उनकी सरकार ने विकास के कई काम किए और जनता उन्हें आशीर्वाद जरूर देगी। न्यूज़ 18 के साथ सीएम धामी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। आचार संहिता की घोषणा हो चुकी है और 6 महीने 4 दिन का एक्टिव कार्यकाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहा। अब चुनाव होंगे, चुनाव में वो चेहरा होंगे, युवा नेतृत्व। हमारे साथ सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। सर, फाइनली इलेक्शन डेट अनाउंस हो गई 14 फरवरी। जी, हम तैयार हैं, तैयार थे और उत्तराखंड की जनता भी तैयार है। चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश होंगे, चूंकि इस समय स्थितियां थोड़ा कठिन है, अभी कोरोना की महामारी चल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने पहले ही कोरोना के लिए कुछ प्रतिबंध लागू किए थे। 15 तारीख तक हमने सभी प्रकार की रैलियां हैं, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सभी पर हमने रोक लगाई थी। केवल शिलान्यास नहीं किए, सभी को लोकार्पण किए हैं। जिन योजनाओं को शुरू किया है उन योजनाओं को पूरा किया है और बहुत नई योजनाएं भी हमने चालू की हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे आज केदार धाम का हमारा पुनर्निर्माण का कार्य हो, चाहे आज रेल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल पहुंचने की बात हो, या हमारे ऑल वेदर 4 धाम रोडों की बात हो, भारतमाला श्रृंखला की रोडें हो, चाहे हवाई कनेक्टिविटी की बात हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है और 1 लाख करोड़ से भी अधिक की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जिनमें से बहुत सारी योजनाएं अभी तक पूरी भी हो चुकी हैं। हर जगह मैं गया हूँ और मैंने जनसंवाद किया है। मेरा प्रयास रहा है कि मैं आम जनता के बीच में जाऊं, उनकी बातें सुनूं और उनकी समस्याओं के लिए जो समाधान हो सकता है उस समाधान का प्रयास करूं। ये मैंने ईमानदारी से किया है। फिर जाएंगे इस कैंपेन के दौरान जो 36 दिन है। हाँ, निश्चित रूप से जो भी व्यवस्था बनेगी और हम जनता का आह्वान करेंगे, जनता का आशीर्वाद मांगेंगे, उनके बीच में जाएंगे, चाहे सीमित मात्रा में जाना होगा या जैसी भी व्यवस्था बनेगी उसके माध्यम से जाएंगे। 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। कांग्रेस ये कह रही है कि रिजल्ट हमारे फेवर में होगा, बीजेपी ऑब्वियसली कहेगी हमारे फेवर में होगा। सीटें उस दिन कितनी होंगी? 57 होंगी, उससे ज्यादा होंगी, या आपको लगता है कि सिर्फ 36 आ जाए इतना बहुत है? नहीं, इस बार हमने नारा दिया है आपकी बार 60 पार। और जहां तक हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनको 2017 में भी ऐसे ही लगता था। वो मुगरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, उनके सपने कभी पूरे होने वाले नहीं है। एक लास्ट सवाल सर, ये कि केसेस जिस तरह कोविड के बढ़ रहे हैं, उनके बढ़ने की रफ्तार और कैंपेन के बढ़ने का जो प्लान है वो सिमिलर रहेगा। अगर इस दौरान केसेस बढ़ते हैं तो आप उस व्यवस्था पे भी आपकी नजर रहेगी, हेल्थ के लिहाज से या दूसरे लिहाज से? देखिए, उसको लेकर हम पहले से ही बहुत सजग हैं, इसलिए हमने पहले ही फैसला ले लिया था। आज चूंकि चुनाव आचार संहिता आज लागू हुई है, लेकिन हमने आप मंत्रिमंडल की जब बैठक करी थी, उस मंत्रिमंडल की बैठक में हमने पहले ही तय कर लिया था कि हम कोरोना को लेकर किसी भी प्रकार की कोई भी जो है ढिलाई नहीं बरतेंगे। इसलिए हमने 15 तारीख तक पहले ही सभी प्रकार के जो रैलियां हैं, धार्मिक आयोजन है, सामाजिक आयोजन है, जुलूस हैं, इन सभी पर प्रतिबंध लगाया था। एक लास्ट सवाल, टिकटों का इंतजार अपने नेताओं को कब तक आप कह रहे हैं कि अब टिकट मिल जाएगा, आप लगो काम पे? नहीं, वो प्रक्रिया चल रही है और उस प्रक्रिया में चूंकि देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो भी प्रत्याशी उस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा अच्छे पाए जाएंगे, चूंकि सभी एक से एक अच्छे हैं, हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता अच्छे हैं, सभी के अंदर योग्यता है, क्षमता है, लेकिन अंततः टिकट एक ही को मिलना है और जिसको टिकट मिलेगा
उसको जो प्रत्याशी हैं उस क्षेत्र के सारे लोग उसके साथ होंगे, क्योंकि हमारा सबका ध्येय एक है, लक्ष्य एक है। अच्छा, आप कहां से लड़ने वाले? खटीमा से ही? नहीं, मैंने तो कल जनता से पूछा था और आप सब लोगों ने देखा होगा, मैंने तो जनता पर फैसला छोड़ा था और जनता ने कहा कि आपको खटीमा से ही लड़ना है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। जी धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ कह चुके हैं कि इलेक्शन खटीमा से ही लड़ेंगे। बीजेपी और अच्छी जीत यहां पर दर्ज करेगी और कांग्रेस ने जो 2017 में सोचा था वो सपना उसका इस बार भी पूरा नहीं होने वाला। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। चुनाव आयोग के ऐलान पर हरीश रावत ने खुशी जताई है और कहा है कि वो हर नियम का पालन करेंगे और उनकी पार्टी उन सभी नियमों को मानेगी जो कि सभी के लिए लागू होंगे। हरीश रावत ने कहा कि 10 मार्च का दिन बीजेपी की विदाई का दिन होगा और जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ पूर्व सीएम हरीश रावत हैं और जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भी है। सर, 14 तारीख को उत्तराखंड वोट करेगा। 14 फरवरी को उत्तराखंड वोट करेगा और भाजपा की विदाई को सुनिश्चित करेगा। हम इससे आह्लादित हैं, लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे और मैं कहना चाहता हूं, हुर्रा इलेक्शन कमीशन और हुर्रा उत्तराखंड। आइए मिल करके, भाजपा जिसने उत्तराखंड के विकास को अवरुद्ध कर दिया, जन कल्याण को अवरुद्ध कर दिया और राज्य के अंदर एक कुशासन और कुव्यवस्था थोपने का काम किया 5 सालों के अंदर, अब उसकी विदाई की बेला आ गई है। आओ मिल करके काम करें उस दिशा में। 21 को नॉमिनेशन होना है, 21 से नॉमिनेशन शुरू होगा। टिकट कब तक डिक्लेयर होंगे? हम बहुत जल्दी कर देंगे। हमने अपना काम करीब करीब पूरा कर रखा है और हम दूसरे राजनीतिक दलों की रणनीति देख करके और हम 45 मामलों में हम डिसाइड कर चुके हैं, बल्कि समय आने पर जैसे सेंट्रल इलेक्शन कमेटी बैठ जाएगी तो कुछ कैंडिडेट्स को जो है बता भी दिया जाएगा कि आप तैयारी। रैलियों पर पाबंदी रहेगी। अभी हम हर तरीके की उस कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करेंगे जो सबके ऊपर समान रूप से इन्फोर्सेबल होगा। यहाँ बंगाल नहीं दोहराया जाएगा, इसकी मुझे उम्मीद है। और बंगाल में जिस तरीके से रूलिंग पार्टी ने इलेक्शन के नियमों की धज्जियां उड़ाई थी, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई थी, वो उत्तराखंड में नहीं होगा। सबके लिए जो एक नियम होगा, कांग्रेस उसको हैप्पीली कोऑपरेट करेगी, सहयोग करेगी। डोर टू डोर कैंपेन में एक कैंडिडेट के साथ सिर्फ 5 लोग जा पाएंगे, ये टेंशन है? मैंने कहा हमें कोई टेंशन नहीं है। यदि ये भी कहा जाएगा केवल कैंडिडेट जाए, हम उसको भी फॉलो करेंगे। वो सबके लिए समान होना चाहिए। 10 मार्च का रिजल्ट क्या होगा? कांग्रेस के पक्ष में, बदलाव के पक्ष में। तो आप सुन सकते हैं सीएम हरीश रावत जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इलेक्शन कांग्रेस के फेवर में जाएगा। कांग्रेस हर उस नियम कायदे को मानेगी जो चुनाव आयोग ने तय किया है। आम आदमी पार्टी अजय कोठियाल ने कहा है कि चुनाव सरकार बदलने का नहीं है, बल्कि उत्तराखंड से बीजेपी और कांग्रेस का गलत शासन मिटाने का है, जो कि इस बार उत्तराखंड की जनता करेगी। और आम आदमी पार्टी पर राज्य भरोसा जता रहा है। मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी ने पहले ही घोषित कर रखा है। अब आम आदमी पार्टी जनता के बीच में जाकर के अच्छे तरीके से समझा रही है कि किस प्रकार से हमने जो कैंपेन्स करे हैं, चाहे वो 200-300 यूनिट बिजली का हो, चाहे रोजगार का हो, चाहे वो कैंपेन हो आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड को कैसे बनाएंगे, चाहे महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण करा जाएगा, 1000 रुपये पर मंथ हर 18 साल से ऊपर की महिला के अकाउंट में भेजेंगे। ये सारे के सारी जो स्कीम्स हैं वो बताने के साथ में इस बार जो इलेक्शन है वो उत्तराखंड में सरकार बनाने का नहीं है। इस बार इलेक्शन है उत्तराखंड को इन बीजेपी और कांग्रेस ने जो बुरी तरह से तोड़ दिया है, उस टूटे हुए उत्तराखंड को दोबारा से बचा करके नवनिर्माण करने का। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। सीएम के पीआरओ नंदन सिंह बिष्ट बहाल हुए हैं। बागेश्वर में गाड़ियों के चालान निरस्त करने को बिष्ट ने लेटर लिखा था। लेटर वायरल होने के बाद 11 दिसंबर को पद से हटा दिए गए थे बिष्ट। शासन ने 11 दिसंबर से ही बिष्ट को बहाल किया है। चालान निरस्त करने के लिए लेटर लिखा था। तो यहां पर यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नंदन सिंह बिष्ट बहाल हुए हैं। सीएम के पीआरओ हैं नंदन सिंह। उन्होंने यहां पर बहाल किया गया है। लेटर वायरल होने के बाद उनको हटाया गया था। यह पत्र जो हम आपको दिखा रहे हैं, यह पत्र लिखा गया था नंदन सिंह बिष्ट के द्वारा, जिसके बाद चालान निरस्त करने को लेकर सुनील अप्रभात बातचीत करने के लिए हमारे साथ। सुनील, कब बहाल किया गया है नंदन सिंह बिष्ट को?
देखिए अनुपम, ये जो पूरा मामला था 11 दिसंबर को जब उत्तराखंड में विधानसभा का सेशन चल रहा था तो एक लेटर वायरल हुआ था नंदन सिंह बिष्ट का, जो उन्होंने ऑफिशियल लेटर हेड पर लिखा था कि बागेश्वर में 3 गाड़ियां जो अवैध माइनिंग की थी सीज की गई थी। तो एसएसपी को उन्होंने पत्र लिखा था कि इन गाड़ियों को चालान निरस्त कर दिया जाए, इन गाड़ियों को छोड़ दिया जाए। यदि लेटर वायरल हुआ तो इसको विपक्ष ने भी मुद्दा बनाया और इसी को देखते हुए सरकार ने तत्काल 11 दिसंबर को ही नंदन सिंह बिष्ट को बर्खास्त कर दिया था पद से। लेकिन एक बार फिर से चुनाव में जाने से पहले नंदन सिंह बिष्ट की 11 दिसंबर से ही उनको फिर दोबारा बहाल कर दिया गया। तो एक बार फिर से ये बात जोर पकड़ रही है कि आखिर क्यों नंदन सिंह बिष्ट को बर्खास्त किया गया और फिर क्यों उनको बहाल किया गया। जो बहाली का जो लेटर है उसमें बकायदा ये बातें भी मेंशन नहीं है कि आखिर उनके खिलाफ जांच चल रही थी, उसका क्या हुआ, क्या उसमें वो निर्दोष पाए गए, या फिर उन्होंने क्यों ऑफिशियल लेटर हेड पर एसएसपी को पत्र लिखा। लेकिन फिलहाल नंदन बिष्ट को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया। जी, क्या माना जाए, जिस तरीके से विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर सियासी पलटवार कर रहा था, ऐसे में अब विपक्ष को और एक मुद्दा मिल जाएगा? बिल्कुल अनुपम, ये बात इशू बन सकती है और खासकर जब इलेक्शन का टाइम हो और आचार संहिता लगने से एक दिन पहले ही उनको फिर से बहाल किया गया, तो एक बार फिर से ये मुद्दा विपक्ष इस बात को बना सकता है कि आखिर इलीगल माइनिंग में जो 3 ट्रक बागेश्वर में सीज किए गए थे, क्यों उनको सीएम कार्यालय से उनको छुड़ाने के लिए पत्र लिखा गया और फिर क्यों नंदन सिंह बिष्ट को तत्काल बर्खास्त किया गया और अब फिर एक बार फिर से उसी डेट से उनको फिर बहाल भी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में विपक्ष इसको मुद्दा बना सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी में पिछले 24 घंटे से ऊंचाई वाले क्षेत्र में लगातार बर्फबारी और नीचे क्षेत्र में बारिश जारी है। बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे सूखी से आगे तो यमुनोत्री हाईवे रानी टॉप में बंद हो गया है। इसके अलावा लगभग 10 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। गंगोत्री हाईवे पर बीआरओ की मशीनें बर्फ को हटाने में लगी हैं। वहीं सांकरी आए पर्यटक बर्फबारी देखकर काफी खुश हैं, लेकिन मौसम के बदले रुख से कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है और लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, पूरा स्नो से ढका हुआ है। और बोलो, लग तो अच्छा रहा है, बट अभी ऐसा है आशा कि बर्फ रुक जाए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन दे दे सबमिट करने के लिए। उत्तरकाशी के कई आबादी वाले इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हुई है। यहां घरों की छतों पर कई इंच मोटी बर्फ की चादर जमा हो गई है और बड़ी बात यह है कि लगातार बर्फबारी जारी है। उत्तरकाशी के ग्रामीण इलाकों का बर्फबारी के बाद क्या हाल है वो आप तस्वीरों में यहां पर देख सकते हैं। चमोली के औली और बद्रीनाथ धाम में भी खूब बर्फबारी हुई है। भगवान बद्री विशाल के धाम में लगातार बर्फबारी के बाद कुदरत ने भगवान बद्री विशाल का श्रृंगार बर्फ की सफेद चादर से कर दिया। मंदिर परिसर के चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है। बद्रीनाथ धाम में 4 से 5 फीट बर्फ जम चुकी है, तो वहीं विश्व प्रसिद्ध औली में भी बर्फ की सफेद चादर जमने से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। यहां ढलानों पर कई फीट तक बर्फ गिर चुकी है। हर तरफ बेहद सुंदर नजारे दिख रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। यह नजारा है चाइना बॉर्डर के करीब बसे एक गांव का, जहां पर 6 फीट से अधिक बर्फ गिर चुकी है। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते लेपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड भी कई जगह पर बंद है। बॉर्डर के करीब बसे गुंजी, कुटी और नाभी गांव पूरी तरह सफेद चादर में लिपट गए हैं। वहीं दारमा घाटी में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। यही नहीं, मुंशियारी की कालामुनी और खलिया टॉप में भी बर्फबारी जारी है। भारी बर्फबारी के चलते बॉर्डर की सुरक्षा पर तैनात जवानों को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। विकासनगर के पास चक्राता में भी भारी बर्फबारी हुई है। जमकर हो रही इस बर्फबारी का पर्यटक आनंद उठा रहे हैं। क्षेत्र के ऊंचाई वाले स्थानों पर 1 फीट तक की बर्फबारी हुई है। वहीं खेती और बागवानी के लिए भी यह बर्फबारी लाभदायक है।
पहाड़ों में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश और बर्फबारी जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में लगातार कड़ाके की ठंड हो रही है। वहीं बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बर्फबारी के बाद कई सड़कों पर फिसलन भी बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, औली आदि जगहों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। लगातार मौसम खराब होने की वजह से हिमपात कुछ ज़्यादा हुआ है। अगर आप बद्रीनाथ में भी देखेंगे तो अभी 4-5 फीट वहाँ पे बर्फ़ पड़ी है और हमारे औली में भी अभी जो पर्यटक आ रहे हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि रोड से वो जा नहीं पा रहे हैं। उधम सिंह नगर के तराई खटीमा में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश होने की वजह से ठंड में इजाफा हुआ है। वहीं सुबह से हो रही रिमझिम बारिश का असर सड़कों पर भी दिखा है, जिसका असर व्यापार में भी पड़ा है। आमतौर पर सुबह ही खुल जाने वाली दुकानें भी बंद रहीं। तो बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि बारिश ने किस तरीके से ठंड को वहां पर बढ़ा दिया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सितारगंज विधानसभा की जनता को सूखी नदी पर पुल का तोहफा मिला है। बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा ने पुल बनाकर जहां पर बंगाली वोट बैंक को साधा है, वहीं विपक्ष के लिए इस मुद्दे को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सितारगंज के बंगाली बाहुल्य क्षेत्र शक्ति फार्म में पड़ने वाली सूखी नदी पर पुल बनाने की मांग दशकों से उठ रही है। आमतौर पर शांत रहने वाली सूखी नदी बरसात में विकराल रूप धारण कर लेती है। नदी पर पुल नहीं होने की वजह से लोगों को 20 से अधिक किलोमीटर की दूरी तय कर सिरकुल और हल्द्वानी जाना पड़ता था। इस नदी को पार करने की कोशिश में कई लोग जान गंवा चुके थे। जनता की मांग पर नदी पर बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा ने 180 मीटर पुल बनवाकर जनता को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और विधायक सौरभ बहुगुणा ने पुल का उद्घाटन करने के साथ ही जनसभा भी की। हम सब लोग उनके साथ हैं। हम लोग सब लोगों ने उनकी पीठ थपथपाई है कि 12 करोड़ रुपए की इस पुल को आज जनता को समर्पित कर दिया गया और बहुत अच्छी क्वालिटी में पुल बनी हुई है। जब आदमी किसी काम को करने की ठान लेता है, कोई मुश्किल नहीं होती है। लोगों की दुख तकलीफों को सौरभ भाई ने समझा। विधानसभा हो या फिर लोकसभा चुनाव, सूखी नदी का पुल का मुद्दा हर बार सुर्खियों में रहता आया है। हर दावेदार के वादे में पुल रहा है, लेकिन अब पुल के बनने के बाद ये मुद्दा खत्म हो गया है। वहीं पुल बनाकर विधायक ने जनता को बड़ी सहूलियत दी है। जनता भी पुल बनने से काफी खुश है। शक्ति फार्म क्षेत्र, सैदोरा, अलीनगर, इन सबसे मैं बोले अगर आप काम करें तो 10 से 15 हज़ार आदमी रोज पुल में जाता है और बहुत बड़ी लाइफलाइन है हमारे क्षेत्र के लिए, क्योंकि जब बारिश आती थी तो ये पूरा क्षेत्र कट जाता था और लोगों को 22-23 किलोमीटर का एक्स्ट्रा रास्ता यहाँ से लेना पड़ता था छिटकुल जाने के लिए। कुछ कभी हमारे हादसे ऐसे भी हुए कि हमारे क्षेत्र के लड़के इसमें बह गए और उनकी मृत्यु हो गई। सितारगंज में विधायक सौरभ बहुगुणा सूखी नदी में पुल, सिरसा सड़क सहित 99% वादे पूरे करने का दावा कर रहे हैं। वहीं विपक्षी नेता उनके कार्यकाल को निराशाजनक बता रहे हैं। अब जनता ही चुनाव में अपना फैसला सुनाएगी, लेकिन चुनाव से पहले जनता को पुल का तोहफा मिला है। अब उनको बरसात में नदी पार करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रपुर से चंदन बंगारी की रिपोर्ट। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।